गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य EFM, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। बीकॉम पार्ट में एक किताब चलती है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, बीकॉम पार्ट फर्स्ट। इसमें एक चैप्टर चल रहा था रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण। अब अपन करते हैं रिजर्व बैंक किस तरह साख नियंत्रण करता है। क्वांटिटी और क्वालिटेटिव मेथड की बात कर रहे थे अपन। उसमें क्वांटिटी मेथड में है नगद कोषानुपात में परिवर्तन, चेंज इन कैश रेशियो, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो। साख नियंत्रण की यह विधि भी बैंक के नगद कोषों को प्रभावित करती है, जानते हैं आप लोग। प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग नगद के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। देखिए, जितनी भी जमाएं हैं व्यापारिक बैंक की, व्यापारिक बैंक जो बैंक हैं SBI वगैरह, यूको बैंक, ये सब व्यापारिक बैंक हैं, इनको एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास नगद के रूप में रखना पड़ता है और कुछ भाग केंद्रीय बैंक के पास भी रखना पड़ता है। केंद्रीय बैंक इस राशि का उपयोग सदस्य बैंकों को ऋण देने, बिलों की कटौती करने आदि के लिए करता है। यह कोषानुपात केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब साख की मात्रा को कम करना होता है तो केंद्रीय बैंक इस अनुपात में वृद्धि कर देता है। देखिए, बैंकों के पास नगद रूप में कैश है और साख की मात्रा मतलब प्रचलन में रुपया कम करना है, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, नगद कोषानुपात को बढ़ा देगा, यानी कि तरलता वो बैंकों से ज़्यादा अपने पास जमा करता है। फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों के पास नगद कोष कम हो जाते हैं और उनकी साख सृजन क्षमता घट जाती है। पैसे नहीं होंगे तो लोन कैसे देंगे ना, नहीं दे पाएंगे ना। इसके विपरीत जब साख की मात्रा में वृद्धि करनी होती है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, इस अनुपात को घटा देगा तो व्यापारिक बैंक क्या करेंगे, केंद्रीय बैंक के पास जमा कम राशि करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, इसके परिणाम स्वरूप नगद व्यापारिक बैंकों के पास नगद कोषानुपात ज़्यादा हो जाएगा, नगद कोष ज़्यादा हो जाएंगे और वे अधिक मात्रा में साख सृजन कर पाएंगे, लोगों को ज़्यादा मात्रा में साख दे पाएंगे, ऋण दे पाएंगे। इस संबंध में प्रोफेसर शेयर्स ने लिखा है कि जब खुले बाजार की क्रियाओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता उस समय ये विधि अत्यंत उपयोगी है। इस शस्त्र को पाकर व्यापारिक बैंक अधिक अच्छे तरह से कार्य कर पाता है। इस विधि के निम्नलिखित गुण हैं। एक तो यह है कि यह विधि सर्वाधिक सरल व सुविधापूर्ण विधि है। दूसरी बात, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नगद कोषानुपात को प्रत्यक्ष रूप से शीघ्रतापूर्वक प्रभावित कर सकता है। तीसरी बात, इसमें सभी बैंकों का एक साथ प्रभावित किया जा सकता है, सभी बैंकों को। चौथी बात, यह विधि केंद्रीय बैंक के साधन कम होने पर कारगर सिद्ध होती है। लेकिन इस विधि के कुछ दोष भी है, मतलब कुछ पैसा कैश के रूप में आपको रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, आपको यानी व्यापारिक बैंक को, तो उसे हम लोग नगद कोषानुपात बोला। इसके फायदे मैंने बता दिए, अब मैं बता रहा हूँ दोष भी है। जैसे छोटे बैंकों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरी, यह विधि सभी बैंकों को प्रभावित करती है, जबकि हमारा उद्देश्य गलत साख नीति अपनाने वाले बैंकों को नियंत्रण करना होता था। लेकिन कोषानुपात बढ़ा देंगे हम तो पैसा सब बैंकों को RBI के ऑर्डर से ना वो चलेंगे। तीसरी बात, जब व्यापारिक बैंकों के पास नगद कोषानुपात अधिक मात्रा में होते हैं तो ये विधि अधिक प्रभावशाली नहीं रह जाती है। चौथी बात, बार बार कोषानुपात में परिवर्तन अनेक समस्याओं को जन्म देता है। अगली बात, यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि नगद कोषानुपात से कितना प्रभाव पड़ा है। ये सारी विधियां आपको दोषों के रूप में मैंने बताई। अगली बात करते हैं तरल कोषानुपात में परिवर्तन, चेंज इन लिक्विड रेशियो। देखिए, सभी व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग तरल कोषों के रूप में अपने पास रखता है। सभी को पता है, लोन देने के लिए पैसा रखा गया अपने पास, जिससे वे आवश्यक होने पर जनता को भुगतान कर सके।
यह कोषानुपात केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस कोषानुपात के बराबर बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। यानी केंद्रीय बैंक ने उनको आदेश दिया कि आपको अपने पास नकद के रूप में इतनी राशि रखनी पड़ेगी। अगर नकद के रूप में आपने वो राशि रखी है तो आप उसे लोन नहीं दे सकते, तो साख सृजन उसकी कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि व्यापारिक बैंक इस राशि का प्रयोग साख के रूप में नहीं कर पाते हैं। केंद्रीय बैंक इस नगद कोषानुपात में परिवर्तन कर साख की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। जब इस कोषानुपात में वृद्धि की जाती है तो व्यापारिक बैंकों के पास ऋण देने के लिए ये राशि कम हो जाएगी, जिससे साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक इस अनुपात में कमी कर देता है तो व्यापारिक बैंकों के पास नगद पैसा ज़्यादा रहता है, जिसके फलस्वरूप साख सृजन क्षमता बढ़ जाती है। इस विधि में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के कोषों पर सरलता से नियंत्रण कर सकता है। इस तरह तरल अनुपात को नगद एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाता है। इससे एक ओर तो सरकार को बैंकों से ऋण प्राप्त हो जाते हैं, दूसरी ओर जनता को बैंकों में विश्वास बढ़ता है। यह विधि सर्वप्रथम 1946 में बेल्जियम द्वारा अपनाई गई थी। इसके बाद 1947 में इटली और सन 1948 में फ्रांस ने। आजकल विश्व के सभी देशों में इस विधि को अपनाया जा रहा है। विकासशील देशों के लिए ये विधि उपयुक्त है। देखिए, तरल कोषानुपात एक तो ये बात हो गई था, है ना, और वो था नगद कोषानुपात। जब रिजर्व बैंक के पास बैंक अपना पैसा रखता है नगद के रूप में तो वो क्या हो गया, नगद कोषानुपात। और अगला था तरल कोषानुपात। जब बैंक अपने पास कुछ मात्रा तरल के रूप में रखता है तो उसे हमने बोला तरल कोषानुपात। तो ये सारी विधियाँ थी गुणात्मक। कौन सी? बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोषानुपात, तरल कोषानुपात, है ना। अब बात करते हैं हम गुणात्मक रीतियां या विधियां। गुणात्मक रीतियां या विधियां। गुणात्मक जो साख नियंत्रण का उद्देश्य ये होता है कि किसी उद्योग विशेष या क्षेत्र विशेष की साख की मात्रा को नियंत्रित करना। इसे चयनात्मक साख नियंत्रण भी कह सकते हैं। हमारे देश में गुणात्मक साख नियंत्रण का उपयोग भी किया जा रहा है। गुणात्मक साख नियंत्रण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली बात करते हैं हम चयनित साख नियंत्रण। गुणात्मक साख नियंत्रण की सबसे प्रमुख विधि है। इस विधि में केवल चयनित या विशेष क्षेत्रों के लिए ही साख को नियंत्रित किया जाता है। इससे संपूर्ण अर्थतंत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि चयनित क्षेत्र ही प्रभावित होता है। इस विधि के फलस्वरूप साख नियंत्रण हो जाता है। इस विधि की जो प्रचलित तरीके हैं वो निम्न प्रकार है। पहला है विभिन्न ब्याज दरें तथा कटौती दरें। चयनित साख नियंत्रण पहला क्या है? विभिन्न ब्याज दर तथा कटौती दरें। देखिए, चयनित साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग ब्याज व कटौती दर निर्धारित करता है। जिस क्षेत्र में साख का विस्तार करना हो उसके लिए ब्याज एवं कटौती दर नीचे रखी जाती है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में साख का विस्तार रोकना है उसके लिए ब्याज एवं कटौती की दर ऊंची रखी जाती है। इस प्रकार कटौती व ब्याज दर में भिन्नता के आधार पर हम साख को वांछित दिशा दे सकते हैं। दूसरी बात है अंतर निर्धारण, फिक्सिंग ऑफ मार्जिन। व्यापारिक बैंक वस्तुओं की जमानत पर ऋण देते हैं, सबको पता है। सामान्य रूप से वस्तुओं के मूल्य एवं ऋण की राशि में 20% से 50% का अंतर रखा जाता है। अर्थात बैंक अधिक मूल्य की वस्तुएं धरोहर के रूप में रखकर कम ऋण देते हैं, सबको पता है। जमानत हम ज़्यादा रखेंगे। ऐसा करने का उद्देश्य ये होता है कि यदि वस्तु के मूल्य में कमी आ जाए तो बैंक को कोई हानि न हो। यह अंतर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय बैंक इस अंतर को कम कर साख की मात्रा बढ़ा सकता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक कुछ वस्तुओं के सीमांतर को बढ़ाकर उसके लिए ऋणों की मात्रा कम कर देते हैं, जब कुछ वस्तुओं के सीमांतर को कम करके उनके लिए ऋणों की मात्रा बढ़ा देते हैं। अगली बात है चयनित साख के अंदर आयात पूर्व जमा की व्यवस्था करना, प्री इम्पोर्ट डिपॉजिट।
आयातों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक ये व्यवस्था करता है कि आयातकर्ताओं को आयात लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र देते समय ही आयात मूल्य का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक अथवा अन्य अधिकृत बैंकों के पास जमा कराना पड़ता है। बैंक इस जमा राशि पर ब्याज नहीं देता। इस प्रकार साख को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। अगली बात है ऋणों की प्राप्ति पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन लोन। कुछ क्षेत्रों के लिए जिन्हें आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ऋण देने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है अथवा उनके लिए ऋणों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है। इससे उन क्षेत्रों में साख के विस्तार पर नियंत्रण लग जाता है। अगली बात ऋणों की स्वीकृति एवं जांच। विशेष क्षेत्रों के लिए ऋणों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक ये नियम बना देता है कि उन क्षेत्रों में ऋण देने से पूर्व बैंक की स्वीकृति लेनी होती है। अनेक बार एक सीमा से अधिक ऋण देने के लिए केंद्रीय बैंक की स्वीकृति अनिवार्य कर दी जाती है। इससे साख पर नियंत्रण लग जाता है। ये व्यवस्था नीदरलैंड, कनाडा, स्वीडन, अमेरिका आदि देशों में समय समय पर अपनाई गई है। नगद कोषों का पर्वत प्रयोग। इस विधि में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण देने या विनियोग करने वाले बैंकों का एक निश्चित भाग निश्चित सीमा तक नगद कोष नहीं रखने की छूट दी जाती है। जैसे यदि सरकार सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहे तो क्या करेगी? सूती वस्त्र उद्योग को ऋण देने वाले बैंकों का एक निश्चित नगद कोष ना रखने की छूट दे देगी। इससे बैंक ज़्यादा ऋण दे पाएंगे। उपभोक्ता साख नियमन। और अगला है दंडित ब्याज दरें। जो हम बात कर रहे थे अगली प्रचार। गुणात्मक विधि के अंतर सरकार पर रिजर्व बैंक प्रचार के माध्यम से भी साख नियंत्रण करता है। साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक प्रचार नीति भी अपना सकता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापारियों बैंकों के समक्ष अपने साख संबंधी विचार प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक विभिन्न सभाओं एवं संगोष्ठियां, समारोह एवं पत्रकार सम्मेलनों में अपनी साख नीति के संकेत दे देता है, जिससे व्यापारी बैंक इन संकेतों को ध्यान में रखकर साख सृजन कर सकते हैं। प्रचार की नीति द्वारा जनमत तैयार करने में मदद मिलती है। प्रचार की यह नीति विकसित देशों में अधिक सफल रही है। विकासशील देशों में व्यापारिक बैंक निजी लाभ के लिए प्रचार पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अगली बात है नैतिक अनुविनय। देखिए कई बार क्या होता है, रिजर्व बैंक नैतिक अनुविनय मॉरल बात करता है। अनेक बार केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों पर नैतिक दबाव डालकर भी साख को नियंत्रित करता है। इस विधि में केंद्रीय बैंक किसी शक्ति अथवा अधिकार का प्रयोग नहीं करता। वो भाई हाथ जोड़ के काम चलाने की बात करता है। सीधे शब्दों में तो अधिकार का प्रयोग नहीं करता। बिना ही व्यापारिक बैंकों पर नैतिक दबाव या अनुविनय मतलब होती है नम्रतापूर्वक साख को वांछित दिशा दे देता है। केंद्रीय बैंक इस प्रकार रीति के प्रभावों का आकलन करना कठिन होता है। नैतिक दबाव की सफलता निम्न बातों पर निर्भर करती है। एक तो ये कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार एवं व्यापारिक बैंकों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, तभी हो सकता है। दूसरी बात, व्यापारी बैंकों के साधन सीमित हो और अपनी ऋण की आवश्यकताओं के लिए केंद्रीय बैंक पर निर्भर हो। और अगला, व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक के मध्य आपस में अच्छा सहयोग हो। मतलब नैतिक अनुविनय जैसे अपन बोलते हैं ना रिक्वेस्टिंग फॉर्म, तो केंद्रीय बैंक रिक्वेस्टिंग फॉर्म में भी बैंकों को निर्देश देता है कि वो इस तरह इस लोगों को लोन दें, इस तरह साख की मात्रा को घटाएं या बढ़ाएं। अगली बात है प्रत्यक्ष कार्रवाई। कोई आदमी जब है ना रिक्वेस्ट से नहीं मानता तो केंद्रीय बैंक तो बैंकों का बैंक है, तो वो डायरेक्ट कार्रवाई भी कर सकता है, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई भी कर सकता है। ये साख नियंत्रण का अंतिम एवं कठोर हथियार है। इस रीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अपनी नीति के अनुसार चलने के लिए बाध्य करता है। यदि कोई व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक की नीति के विरुद्ध चलता है तो बैंक के विरुद्ध सीधी कार्रवाई कर दी जाती है। प्रारंभ में नीति विरोधी कार्य करने वाले बैंकों को चेतावनी दी जाती है। चेतावनी मतलब वार्निंग दी जाती है।
यदि बैंक चेतावनी पर ध्यान नहीं देता है तो उसकी ऋणों की सुविधाएं रिजर्व बैंक बंद कर देता है, उन्हें ऋण नहीं देता है। ब्याज दर ऊंची वसूल करने लगता है, बैंक का कार्य बंद करने की कार्रवाई कर सकता है। सामान्य रूप से रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष कार्रवाई की नौबत नहीं आने देता, कि सभी व्यापारी बैंकों को वैधानिक रूप से केंद्रीय बैंक के निर्देशों की पालना करनी ही होती है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई बहुत कम करता है, पर अभी कुछ दिनों पहले किया था उसने प्रत्यक्ष कार्रवाई कई बैंकों के खिलाफ, किराड़ बैंक वगैरह के खिलाफ, है ना। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि साख नियंत्रण की विभिन्न रीतियों का अध्ययन करने के बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है कि साख नियंत्रण की कोई भी रीति अपने आप में पूर्ण नहीं है। केंद्रीय बैंक को विभिन्न परिस्थितियों में ध्यान रखकर गुणात्मक एवं परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियों का समन्वय स्थापित करना होता है। देश की परिस्थिति के अनुसार एक या एक से अधिक रीतियों को एक साथ अपनाया जा सकता है। सामान्य रूप से जब अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों के कारण अस्थिरता उत्पन्न होती है तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि को अपनाया जाना चाहिए। इसके विपरीत आर्थिक विकास के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए तो गुणात्मक साख नीति का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए साख, अब हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक की साख नीति के अप्रभावी होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला है मुद्रा, असंगठित मुद्रा बाजार। जब मुद्रा बाजार संगठित नहीं हो तो देश की साख नियंत्रण नीति असफल हो जाएगी। साख की विभिन्न किस्में हो, अनेक प्रकार की किस्में प्रचलन में हो तो भी केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति फेल होगी। बैंकिंग परंपराओं का अभाव है, लोग बैंकों का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी साख नीति असफल हो जाएगी। साधनों की अपर्याप्तता हो, केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति को सफल इस बात पर निर्भर करती है कि बैंक के पास वित्तीय साधन हों। अगर केंद्रीय बैंक के पास वित्तीय साधन सीमित है तो साख नियंत्रण नीति असफल हो जाएगी। सीमित वैधानिक अधिकार, अगर रिजर्व बैंक के पास वैधानिक अधिकार पूरे नहीं है तो भी इतनी सफल नहीं हो सकती। विशाल अमौद्रिक क्षेत्र हो, अगर मान लीजिए किसी विकासशील देश है उसके अंदर बहुत अधिक अमौद्रिक क्षेत्र है, ऐसी स्थिति में साख नियंत्रण की नीति फेल हो जाएगी क्योंकि केंद्रीय बैंक मौद्रिक क्षेत्रों पर ही नियंत्रण स्थापित कर सकता है। मुद्रा एवं पूंजी बाजार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, यदि केंद्रीय बैंक का मुद्रा एवं पूंजी बाजार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है तो भी साख नीति असफल हो जाएगी। इसलिए रिजर्व बैंक हमेशा मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार पर नियंत्रण रखता है। चलिए बात करते हैं हम कि इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहे होंगे या क्या क्या है परीक्षा में। तो देखिए 2016 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा साख नियंत्रण की विभिन्न विधियों को बताइए। तो आपको गुणात्मक एवं परिमाणात्मक साख विधियों का विस्तृत वर्णन कर देना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, साख नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, देश का केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण कैसे करता है। साख नियंत्रण के उद्देश्यों को बताइए। तो साख नियंत्रण के साधनों के रूप में बैंक दर की व्याख्या करनी है हमें सिर्फ। साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों का वर्णन कीजिए, आपको क्वांटिटिव मेथड की बात करनी है। क्वांटिटिव मेथड में कौन, बैंक दर, खुले बाजार की क्रिया है, नगद कोष अनुपात, तरलता अनुपात आदि की। बैंक दर को परिभाषित कीजिए, बैंक दर से साख नियमन कैसे किया जाता है समझाइए। बैंक दर के बारे में डिटेल से आपको मैंने समझाया है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार, गवर्नमेंट हेल्थ कॉलेज शाहपुरा।